The markets play an important role in defining how people behave, बट सो डज़ रेगुलेशन। मैं आप अपनी उसी मिसाल पे जाता हूँ, सादा आम फहम कि अगर मुझे ये मालूम है कि मेरे साथ ही प्रोफेशन में कुछ वकला ऐसे हैं जो बाकायदा 10-12 लोगों का जत्था बना के जाते हैं और जज के चेम्बर को ताला लगा देते हैं। अगले दिन जब वो उसी जज के सामने पेश होंगे, एक तरफ से वो पेश हो रहे हैं, एक तरफ से मैं पेश हो रहा हूँ, तो क्या ये मुमकिन है कि जज मुझे और उनको बराबर समझे? ये मुमकिन नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट है वकला का, जिसकी पाबंदी मैं कर रहा हूँ और वो नहीं कर रहे। तो इन द यूके यू कैन नॉट ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी बाय जस्ट गोइंग शोइंग अप बिफोर द रजिस्ट्रार एंड सेइंग कि मैं अपनी ज़मीन इसको बेच रहा हूँ। You need to go through a solicitor, and that legal monopoly was won by them, by the guilds in London, through almost like a riot and a war in 1800s. Well, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome all to this hybrid seminar. And it is a pleasure to welcome Umer Ijaz Gilani Sahab at PIDE. As we all know, Umer Gilani Sahib is a renowned constitutional lawyer, legal scholar, and political thinker. He has argued a large number of significant cases in the court of Pakistan. And he is widely published author and well-known political critic. And most importantly, he is Rasta Fellow. Today, Gilani Sahab will talk about regulatory environment of professions in Pakistan. As we all know that there is a large number of services in Pakistan, ranges from medical care to professional services, which are regulated, and uh, only one only be performed by licensed professions. And the quality of these regulatory services depends largely upon the regulatory environment in which they operate. And PIDE is, as we all know, the PIDE has been advocating the agenda of reform, and one of the core themes is the regulatory reform. So in this context, today's seminar is really important, and I hope Gilani Sahab will talk about what kind of regulations are there for the professions in Pakistan, and what is the way forward, what kind of reforms that he proposed for the professionals or for regulations in Pakistan. So with this, I now hand over the stage to Gilani Sahab. जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू पाइड फॉर द काइंड इनविटेशन। हमेशा हमें अहमद साहब से वी हैव रिसीव्ड इनकरेजमेंट एंड पॉजिटिव फीडबैक, और this is very important for the research community in any country, because I think research is only possible with a community of like-minded thinkers who share a methodology, but they differ in their findings. और उसमें रास्ता का भी मैं शुक्रगुजार हूँ. This is a study which I had wanted to do for many years, because well, primarily because I myself am a part of a profession, and हमारा जो प्रोफेशन है वकालत का वो ख़ास तौर पे लॉयर्स मूवमेंट के कामयाब हो जाने के बाद बहुत प्रोमिनेंस में भी आया है बैक वक्त, और बहुत ज़्यादा अताब का भी शिकार हुआ है। उसकी वजह ये है कि बड़े आपने टीवी पे देखा कि एक दिन लाहौर में वकला जो है बड़ी तादाद में वहाँ से एक हस्पताल पे चढ़ दौड़े 2019 2020, which is actually the day on which I finally submitted this proposal for research, was 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद में 20 या 21 का कोई दिन था जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत बड़े तादाद में वकला जो हैं उन्होंने आके चीफ जस्टिस साहब के चेम्बर का घेराव किया और वहाँ शीशे तोड़े और उनको बाकायदा बाज़ इतलात के मुताबिक पर्सनली मैन हैंडल किया। वो अलग बात है कि बाद में उनके साथ बड़ा सख्त सलूक हुआ। तो जब इन वाक़यात को हम देखते हैं कि पाकिस्तान में लर्नड प्रोफेशंस के कुछ इस किस्म के हालात बने हुए हैं, तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? और उसमें अक्सर हम अपने बुज़ुर्गों से जब बात करते हैं तो वो हमें ये कहते हैं कि इसमें कोई इसकी एक्सप्लेनेशन बुनियादी तौर पे या एक्सक्लूसिवली अखलाकी है कि अखलाकी कदरों को ज़वाल हासिल हुआ है और पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तानी वकला जो हैं वो ज़्यादा बुरे हैं या पाकिस्तानी डॉक्टर ज़्यादा गफलत की तरफ माइल हैं
लेकिन अगर आप संजीदगी से सोचें, गौर करें, तो ये एक बड़ी रेसिस्ट एक्सप्लेनेशन है, और एक बड़ी ये एक बड़ी एथनोग्राफिक और एथनिक और रेशियल किस्म की एक एक्सप्लेनेशन है कि जी हमारे वकील ज़्यादा ख़राब हैं, इनका अखलाक कमज़ोर है। और इट्स अ नॉन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अगर अगर आप साइंटिफिकली इसको एनालाइज करें तो आपको नज़र आ जाता है कि नॉन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के हवाले से भी मैं ओपन हूँ, लेकिन मैं वहाँ नॉन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तलाश करता हूँ जहाँ पे साइंटिफिकली एक्सप्लेन ना हो सके। लेकिन साइंटिफिकली अगर आप इसको स्टडी करें तो द बिहेवियर ऑफ आवर लॉयर्स, आवर डॉक्टर्स, आवर अकाउंटेंट्स, आवर इंजीनियर्स, आवर आर्किटेक्ट्स, आवर नर्सेज, आवर फार्मासिस्ट्स is quite easily explicable by looking at the regulatory environment in which they perform. So ये वो सवाल था, और उसकी एक एनेक्डोटल जो एक्सप्लेनेशन थी, हाइपोथेसिस था जो जिसको लेके मैंने ये स्टडी स्टार्ट की, वो तो मेरे अपने तजर्बे से था कि अगर वकला के हाँ कोई शख्स कोशिश करे कि मैं अपने आप को धौंस धांधली की बजाय, माफियाज बिल्ड करने की बजाय सिर्फ अपने कानूनी इल्म और फहम से अपने आप को एज अ प्रोफेशनल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ हायल होती है वो आपका रेगुलेटरी या कंपेटिटिव इन्वायरमेंट है। अगर तो आप एक ऐसे माशरे में कम्पीट कर रहे हैं जहाँ दीगर वकला भी अपनी मेहनत और अपनी पढ़ाई लिखाई से आपसे मुकाबला कर रहे हैं, तो तब तो ये मुमकिन है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि दीगर वकला तो जत्था बना के जज के चेम्बर को ताला लगा देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब वो आपके मुखालिफ वकालत कर रहे हैं एक जज के सामने, तो जाहिर है कि जज उनसे ज़्यादा मरूब होगा, आपकी इल्मियत से उतना मरूब नहीं होगा जितना उनकी धड़ल्ले से, उनकी धौंस से होगा। तो ये वो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है जिसको हमने आई आई फील कि जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे तो हम उन मसाइल को हल नहीं कर सकते। अम, तो ये वो आइडिया था। एंड हॉस्पिटल्स में भी देख लें, हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं जी डॉक्टर बड़े वो हो गए, कसाई बन गए, मनी माइंडेड हो गए। मसला ये है कि अगर एक डॉक्टर मनी माइंडेड है और वो मनी माइंडेड प्रैक्टिस कर रहा है और उसको कोई रोक नहीं रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता जो दीगर हैं वो बाय मार्केट प्रेशर मजबूर हो जाएंगे कि वो भी उसी रास्ते पे चलें। So regulation also plays a the markets play an important role in defining how people behave, but so does regulation. So ये बुनियादी एक आइडिया था जिससे हमने ये स्टडी, इट इज़ द काइंड ऑफ रेगुलेशन। सो इफ़ यू रेगुलेट, मैं आप अपनी उसी मिसाल पे जाता हूँ, सादा आम फहम कि अगर मुझे ये मालूम है कि मेरे साथ ही प्रोफेशन में कुछ वकला ऐसे हैं जो बकायदा 10-12 लोगों का जत्था बना के जाते हैं और जज के चेम्बर को ताला लगा देते हैं, और फिर अगले अगले दिन जब वो उसी जज के सामने पेश होंगे, एक तरफ से वो पेश हो रहे हैं, एक तरफ से मैं पेश हो रहा हूँ, तो क्या ये मुमकिन है कि जज मुझे और उनको बराबर समझे? ये मुमकिन नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट है वकला का, जिसकी पाबंदी मैं कर रहा हूँ और वो नहीं कर रहे। तो रेगुलेशन होना और इक्वली अप्लाई होना सब पे, एंड द काइंड ऑफ रेगुलेशन प्रोड्यूसेस द काइंड ऑफ बिहेवियर। सो अगर मुझे पता है कि मैं कोर्ट में खड़ा हूँगा और मैं एक ऐसी किताब का हवाला दे दूँ Again, जो question is एग्जिस्ट that नहीं the करती। two different liars, the behavior is totally different, but both are governed under the same regulation. So then the question is it the regulation or the behavior part of this whole आई process? क्योंकि आपने ये अपना narrative develop किया, you start saying that it's not about the behavior, it's about the regulation. If it's the regulation, the both should behave same. Right. I think that's a great question. That is actually the question which is at the heart of my study as well. But I think we are not looking for a linear or a binary explanation here. बिहेवियर शेप होता है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट से भी, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से भी। कुछ आपकी अपनी मॉरल्स भी होते हैं, कुछ आपकी सोशल आंसरेबिलिटी भी होती है, लेकिन कुछ आपकी लीगल अकाउंटेबिलिटी भी होती है। लीगल अकाउंटेबिलिटी प्लेज अ मेजर रोल इन एग्जैक्टली वेयर द बैलेंस लाइज इज समथिंग जो कि केस टू केस ही देखा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। बट आई थिंक नो रीजनेबल पर्सन कैन डिनाई द फैक्ट
that the behavior of our professionals is not just influenced by the ethics and the morals they have, it's also influenced by the system of reward and punishment we have. So आहिस्ता आहिस्ता अगर आप उन जत्थे वाले वकला का हाथ नहीं रोकेंगे तो किसी वकील के लिए ये ऑप्शन नहीं रहती कि वो इस काम में ना शामिल हो, या वो इस बिजनेस से निकल जाएगा, बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स, इट्स ऑल्सो बिजनेस. सो या वो एक्सक्लूड हो जाएगा फ्रॉम दैट बिजनेस, या वो फिर उसी बिहेवियर को अडॉप्ट करेगा जिसको रेगुलेटरी इन्वायरमेंट सपोर्ट करे. तो दैट्स द बेसिक थीसिस. And I think that's an interesting one. I like to think. So, but I wanted to look at. So, फिर मैंने रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को हमने स्टडी करना शुरू किया, और ये एक स्टडी है which is I am happy to claim that it is the first of its kind. And again, I would like to extend my gratitude to PIDE and to Rasta. इतना अहम मसला है हमारे मुल्क का, लेकिन इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं हुई, आज तक नहीं हुई. सो Again, it's another question that later maybe you can frame your debate accordingly. If it's only regulation, so then the question that you raised probably is the effectiveness in terms of enforcement of those regulations. जी. So we are not lacking in terms of regulation, but we are lacking in terms of the enforcement. Probably one could be punished with the same regulation, other is skipped with the same regulation. जी. The criteria of enforcement, or how we can ensure enforcement, again that link with the behavior part. So the enforcement is not about the written rule, it's about the attitude, it's about बिल्कुल सही है जी. रेगुलेटरी इन्वायरमेंट thinking को process. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द कमेंट. रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो वी आर लुकिंग एट बोथ द व्हाट द लॉ इज और व्हाट द रूल्स आर, एंड आल्सो हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड. एंड आई थिंक जो चीज़ नहीं हो रही वो ना सिर्फ ये कि ये तो बात अक्सर लोग कहते हैं कि इसकी स्टडी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, लेकिन आज चूंकि हमारे मुखातिब जो हैं वो अहले इल्म हैं, जो जिनका ताल्लुक पढ़ने लिखने से है, तो जो चीज़ नहीं हो रही वो ये कि ये स्टडी भी नहीं हो रहे. We are studying everything under the sun, from all of those agendas which academic agendas which have been pushed by certain unthinking people perhaps, but हमारे मुल्क के जो अपने मसाइल हैं, जो हम रोज़मर्रा ये जो लोग सवाल उठाते हैं कि भाई वकला क्यों हो रहे हैं, वायलेंस की तरफ जा रहे हैं, डॉक्टर्स क्यों मनी माइंडेड हो रहे हैं, इनके ऊपर कोई साइंटिफिक स्टडीज़ बहुत कम हो रही हैं. And I give credit to our team, especially to Rasta, for this. अब मैं एक अपनी जो स्टडी है उसका एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ, एंड आई वुड आल्सो लाइक टू वेलकम आवर गेस्ट्स हियर, especially Dr. Nayab, who has kindly joined us and who was my supervisor and co researcher in this project. And as a demographer, there is an aspect of this study which looks at very basic demography of the professions, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुई. And we are also expecting guests today, जिनको मैंने invite किया था from the pharmacy council and from the अगर वो ऊपर बैठे हुए हैं तो उनको यहाँ क्यों ना बुला लें. बिल्कुल, ताकि मैं भी उनसे, because I want to take their comments as well. तशरीफ लाएं. पीछे जो दोस्त हैं आप इधर आ जाएं, करीब आ जाएं, बिकॉज आई वांट टू डिफरेंट जो प्रोफेशंस हैं. मैंने स्टडी तो तमाम प्रोफेशंस को किया है, लेकिन आज की नशिस्त का एक मकसद ये था कि हम जो डिफरेंट प्रोफेशंस के एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुलाएं. सो बहुत एहसान साहब फार्मेसी काउंसिल के असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं. इन्होंने रिसेंटली एक अमेंडमेंट इन द फार्मेसी एक्ट बेस्ड ऑन हिज अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च ऑफ द गैप्स, ये पिछले 2 दिन पहले सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर हुई है, जो कि यंग फार्मासिस्ट कम्युनिटी के नुमाइंदे की हैसियत से इन्होंने पुश की थी. सो वी वेलकम एहसान साहब फ्रॉम द फार्मेसी काउंसिल, और उनके दोस्त भी तशरीफ़ लाएँ. और डॉक्टर सुलेमान पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से, उनको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन अ फ्यू मिनट्स. We also have the benefit of having with us Shahzad Ahmad Malik Saab, the president of ICMA, who is a very distinguished
cost and management accountant, the head of that institution. I welcome all of them and I'm very grateful that you have taken out time. ये तो पेशावर से तशरीफ लाए हैं सिर्फ इस सेमिनार के लिए. So setting out the framework, और मुझे आपने कुछ थोड़ा सा टाइम का भी अंदाजा देना है कि how much time we have. So that's a lot of time. I'm accustomed as a lawyer to argue in about 5-minute frameworks. So 40. We also welcome Professor Dr. Nadeemul Haq, who has joined us. Welcome करते हैं जी. So we are really honored and grateful to everybody who has come because this study, the regulatory environment of the professions, is about you. मेरे एक लॉयर कॉलीग हैं उनसे मैं ये बात कर रहा था कि मैंने कहा हम इवन दो वी आर पार्ट ऑफ वन प्रोफेशन, lawyers have the advantage के the governing structure of all the professions is also written in the language of laws. So we should perhaps play the role of bringing them all together so that we can have a meaningful discussion about what this environment is and how it can be improved. This is the study. It's available on the website of PIDE, and we will share the link. We also have some paper copies. इस स्टडी का आई विल क्विकली रिपीट द आइडिया इज के regulatory environment of all the professions in Pakistan has never been studied holistically. So as cost and management accountants, as doctors, as pharmacists, as lawyers, हम अपने अपने जो प्रोफेशंस के जो लॉज हैं उनको तो स्टडी करते हैं, बट हम कभी उनको ये नहीं देखते कि दे आर एक्चुअली ऑल दीज 11 प्रोफेशंस, they are all structured similarly and their regulations have a similar object and purpose. So what we have tried to do with in this study is to bring all of these together. There is volume 2 of this study where I have put together all the laws, and this volume 1 is an overall study review. So the first part of this study deals with the question of why study the professions. I think there are at least two salient reasons why economists, political science, students of political science, students of governance, students of law, in addition to all of those who belong to the profession, should study these. And the two reasons are, one, these professions are an important part of the overall economy of the country. So my estimate, which is a very basic starting, preliminary demographic study, is that there are 1 million of these regulated professionals. ये so पाकिस्तान में 1 मिलियन लोग जो हैं वो तो बराह रास्त इस प्रोफेशन के प्लेयर्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ इट. उनकी इकोनॉमी भी एक सब्सटेंशियल इकोनॉमी है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली दीज प्रोफेशंस एक्चुअली प्ले फार डिसप्रोपोर्शनेटली bigger role in the economy generally, because as economists have been telling us for a long time, the development and growth of an economy depends directly upon how contracts are enforced. And enforcement of contracts is something which the legal profession, चाहे उसमें वुकला हो और उन्हीं में से judges होते हैं, they are responsible for it. The health care that we provide our people, how healthy they are, is ultimately depending upon doctors, pharmacists, nurses, there are about 5 professions. So I want to go to the study that the first thing that I did is I looked at इनको chart out करें कि हैं कौन कौन से. So we have Pakistan Engineering Council, which has been set up under the PEC Act of 1976. Prior to this was, इससे पहले भी ये प्रोफेशन एग्जिस्ट करता था, लेकिन इसकी लीगल बेसिस नहीं थी. इट वाज नॉट स्टैट्यूटरी बेसिस, इट वाज एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान एंड एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स थे. सो दीज वर सोसाइटीज. बाद में इनको एक लीगल मोनोपोली दे दी गई ओवर द बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग. पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMC एक्ट इस वक्त इनको गवर्न करता है. ऑल्दो Dr. Sulaiman, there's been a lot of back and forth on this. So Dr. Sulaiman here will tell us exactly इस वक्त क्या situation है. But so we have the PMDC Act, yeah.
तो 16 जनवरी 2023 से we are back on the PMDC Act. But its origins go back to at least the PMDC Ordinance of 1962. But perhaps इससे पहले British period में भी was there a statute governing the doctors? ठीक है. So it was But not there was not an ordinance or anything. So it was perhaps a governmental regulation rather than Yeah. statutory. Yeah. Pakistan Council of Architects and Town Planners, ये one of the most recent है जो 1983 में बना था. एंड इनको भी मैं इनवाइट करता, लेकिन आई फेल्ट दैट देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इनके इलेक्शंस में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है जिसमें आई रिप्रेजेंट वन ऑफ द पार्टीज. सो I felt that it would be unfair for me to invite one of them. Institute of Chartered Accountants of Pakistan. So that's a very important institution because and uska twin brother, and I understand that being a twin is never a very happy situation. But there are some benefits, I suppose, to it. वो Institute of Cost and Management Accountants हैं. जो कि ये मैंने इसमें I believe कि एक there's a cost and management accountant, there's a typographical error if I see now. So the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, इनके भी एक member को हमने दावत दी थी. She was Muniza Bhatt, who is a partner at KPMG. She couldn't make it because she has a terrible cough. तो इसका जो origins हैं Chartered Accountant Ordinance 1961 में, but उससे पहले भी chartered accountants were regulated under section 144 of the Companies Act. So the auditors के जो certificates थे, the a certified audit for any registered company could only be issued by a chartered accountant. And उसकी history जो है वो कम से कम 1932 तक तो जाती है as a regulated profession. Because we have to understand कि लाजमी नहीं है कि एक profession के लिए ये कानून का ठप्पा ही हो. You know, there are many professions. Actuaries is a profession. Everybody knows who are actuaries, but there is no law which says कि ये actuary है और ये नहीं है. Economists are perhaps a profession, although you are better qualified. Dr. Nadeem is here, but they are not regulated by some, Institute of Economists of Pakistan. So everyone knows कि ये economist है या नहीं है, but it is not something which is set out in stone by a law. That's also a question which needs to be asked. Do we really need this distinction? Should we leave it to the one? वो सर इस पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स, ये वही वाले हैं जिनका मैं अर्ज कर रहा था कि इनकी फड्डे में मैं चूंकि वकील हूँ इसलिए. सो बट 1983 में जब ये लॉ लिखा गया तो उन्होंने आर्किटेक्ट्स के अलावा टाउन प्लानिंग की भी एक डेफिनेशन दे दी और ये कह दिया कि ये काम अब सिर्फ रजिस्टर्ड टाउन प्लानर्स ही कर सकते हैं. So this is a question that we need to ask, and whether at what point what are the benefits of having a regulated profession and what are the disadvantages? ये इस पे एक बहस होनी चाहिए. I just want to set the stage for a discourse. जी बिल्कुल. So there is another side of the story, which is that having it regulated could possibly lead to better protection for the consumer, let's say. So because at least there is some sort of the supply is sort of regulated, but I want to get this study is actually is more descriptive. So I set out the stage for a debate, and that debate, which will be a raging debate, can now be held with better in a more informed manner. Other professions इनका मैं quickly जिक्र कर दूं. Bar Council, everybody, I think we may be one of the more famous professions. I don't want to go into the most famous profession here, but Pakistan Bar Council and Provincial Bar Councils
1965 का एक्ट था, इससे पहले भी रेगुलेटेड रहा. लॉयर्स हैव आई थिंक बीन रेगुलेटेड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. And Dr. Nadeem's point reminds me of the fact that the solicitors, actually, the solicitors in the UK, जो कि lawyers होते हैं, they actually almost fought a war to win what is known as the conveyancing monopoly. So in the UK, you cannot transfer any property by just showing up before the registrar and saying कि मैं अपनी ज़मीन इसको बेच रहा हूँ. You need to go through a solicitor. And that legal monopoly was won by them, by the guilds in London through almost like a riot and a war in 1800s. Sir, ये एक लंबी कहानी है. And I will go to the pharmacy, the nursing council. So nurses are regulated. And is at least 1959 तो मुझे मिला है ordinance. Pharmacy council जिसके अंदर अभी 3 दिन पहले एक बड़ी फेमस अमेंडमेंट हुई है. And the people who have lobbied for that amendment from amongst the young pharmacists, उनके नुमाइंदे आज हमारे साथ मौजूद हैं. I would like to hear about why they moved an amendment and what is the purpose and object. Veterinary council भी हैं जो कि veterinary medicine से related हैं. And there was actually a movement, there is a push के veterinary doctors के अलावा जो veterinary scientists हैं उनकी अलहदा काउंसिल होनी चाहिए, because veterinary doctors have a more sort of a clinical perspective rather than a production animal husbandry perspective. TIB council and homeopathy council also exist, which many people don't actually know about. So these are all licensed professions. I think there's a total of 13. Basic overview of what these laws are about. So firstly, I think most of these laws make this particular field of activity, चाहे उसको accounting का है, चाहे आप उसको medicine का है, या engineering या town planning के हैं, they make it a licensed activity. कि ये activity अब बगैर license के regulate नहीं की जा सकती. But how they license it is, उसमें 2 models हैं. एक बड़ा extreme model है जो कि criminalization model है, which is the model adopted by PEC Engineering Council and Pakistan Council of Architects and Town Planners, as Dr. Nadeem is correctly pointing out. So under the present situation, it's actually a crime for anyone to engage in these activities without obtaining a license. But there is, sir. Makes no sense. बहुत सारी एविडेंस मैं आपको साइट कर सकता हूँ. एविडेंस में तो हम बिलीव नहीं ना करते अनफॉर्चुनेटली, एक्सेप्ट इन द स्टूपिड कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, जहाँ एविडेंस का मतलब सिर्फ ये होता है लॉयर एक दूसरे को बस बातें कर रहे होते हैं, एविडेंस कोई नहीं सुनता. तो जुडिशरी पे तो मैं बड़ी बातें कर सकता हूँ, विच आई वोंट. खैर, बट द पॉइंट इज वेरी सिंपल. जब हमने लाहौर का मास्टर प्लान बना था इस्लामाबाद में, हमने कहा भाई पाइड बीच में आना चाहता है, बिकॉज पाइड नोज इकोनॉमिक्स, पाइड नोज अर्बन. अर्बन का सारा काम हमने शुरू किया पिछले 30 साल से. हम बहुत बातें कर रहे हैं अर्बन पे, हमने किताबें लिखी हुई अर्बन पे. हमें कहा गया नहीं सिर्फ ये करेंगे. और आपने क्या किया, दारुल हंदासा, जो मेरा ख्याल दंदासा का कोई फर्म है, उसको लाके आपने लाहौर का मास्टर प्लान बनवाया, जो फिर जजों ने जाकर इरेडिकेट कर दिया. हमारे बीच में $10 मिलियन आया हो गया. तो ये क्या निज़ाम है बताइए. एंड टाउन प्लानिंग, वहाँ टाउन प्लानर कौन होता करने वाला? यूईटी में 1 साल का कोर्स है जिसमें जाकर पढ़ाया, उनको कख नहीं पता टाउन प्लानिंग का, वो लोग कर रहे हैं. तो ये तमाशा क्या है? So डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये इस नशिस्त का एक मकसद ये भी है कि हम ये सवालात उठाएं. Why should there may be some justification कि कोई प्रोफेशन रेगुलेटेड हो, बट ये कोई फैक्ट ऑफ नेचर नहीं है. ये हम ही ने रेगुलेट किया है, हम ही ने डिसाइड किया है कि जो प्रोफेशंस पहले एज NGOs रजिस्टर्ड थे, उनको हमने अब कानूनी लिबादा दे के ये कह दिया कि अब इनके अलावा कोई और नहीं कर सकता. सो लाइसेंस एक्टिविटी की डेफिनेशंस कुछ कवानीन में हैं. सो आई वाज सेइंग कि देयर आर 2 मॉडल्स ऑफ लाइसेंसिंग. एक क्रिमिनलाइजेशन है जो कि इंजीनियरिंग में हो गया, टाउन प्लानिंग में हो गया. उन्होंने कहा ये क्रिमिनल है अगर आप कोई और करेगा. But the other model is what is interestingly there in most of the professions, which is of invalidation. Yani PMDC में, for instance, I looked at the section 29 that no person shall be entitled to recover any charge in any court of law for any medical, dental or surgical advice or attendance, or for the performance of operation or intervention
So the basic idea is that if you do this without a license, you cannot recover your money through a court of law. और ये भी एक ये लीस्ट जो मोस्ट बेनाइन फॉर्म ऑफ रेगुलेशन है वो ये हो सकती है कि आप ये कहें कि ठीक है आपको लीगल प्रोटेक्शन फॉर इन टर्म्स ऑफ सिविल यानी सिविल कोर्ट नहीं मिलेगी. आप यू कैन नॉट गो एंड रिकवर योर डैमेजेस कि मैंने इसको मेडिकल एडवाइस दी थी और ये मेरे पैसे नहीं दे रहा. सिमिलर एग्जिस्ट्स इन लॉयर्स एंड सम अदर प्रोफेशंस. और दूसरा ये कि जो डैमेजेस जो लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंट या मिस प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है वो इन्हांस हो जाएगी. सो इफ़ यू आर नॉट अ डॉक्टर एंड यू स्क्रूड अप an operation, the chances that you will get convicted for professional negligence are much higher because you're not a professional to begin with. So point again, I'm not taking a position here, but I'm trying to open up the minds of our thinking public and our policy makers के रेगुलेशन के लिए लाजमी नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि अच्छा आज से ये रेगुलेटेड प्रोफेशन है तो अब जो बंदा ये एनीवन हु इज प्रैक्टिसिंग दिस प्रोफेशन अदर देन रेगुलेटेड प्रोफेशनल वो जेल जाएगा. उसके मॉडल्स ये भी हो सकते हैं कि इट्स अ मोर बेनाइन मॉडल कि आप कहें ठीक है उसको लीगल प्रोटेक्शन हासिल नहीं है या उसका एक्सपोजर उसका लीगल रिस्क बढ़ गया है. So that's one thought. The other interesting point is that while all of these professions, laws make this activity a licensed activity, in many cases there is no definition provided for the activity itself. So engineering there is a very detailed definition given in section 27 of the Engineering Council Act कि ये engineering ये है. But in lawyers, for instance, there is actually no definition of what the licensed activity is. So ये सवाल हमें इसलिए अक्सर उठता है कि क्या कानूनी मशवरा देना एक लीगल एक्टिविटी है. अगर लाइसेंस्ड एक्टिविटी है तो ये जो टीवी पे हर वक्त बैठ के देते रहते हैं ये तो फिर इलीगल होगा. बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हेन आई लुक्ड एट द लॉ इट सीम्स दैट इसमें मैं ये पढ़ना चाह रहा था सेक्शन 22 of the Bar Councils Act. No person shall be entitled to practice the profession of law unless he is an advocate. But what is practicing the profession of law? ये तो बड़ी वसी तारीफ है. अब एक इसकी ये तो एक इसकी तो कई इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं. मसलन मैं आप जैसे अभी डॉक्टर नदीम से आप पूछ लें कि जी टाउन प्लानिंग जो है वो मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता तो ही माइट से कि नहीं कर सकते या कर सकते हैं. दैट्स आल्सो लीगल एडवाइस राइट. इंटरेस्टिंगली बार काउंसिल एक्ट में इसकी कोई तारीफ बयान ही नहीं की गई कि व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ लॉ जो कोई और नहीं कर सकता सिर्फ वकील कर सकता है. इवन सर that are given in the law बिल्कुल that we can say in the practice क्योंकि हमारी भी जो practice का word जब आता है accountants का भी qualified accountants it means the only qualified accountant can attest and verify the document. Otherwise accountant word is a generic word. Right. Any BCommer, any commerce graduate can be accountant, but he cannot be a qualified accountant which is mentioned in our law or in our act and the similarly of the chartered accountants and in the word of the accounting that is used qualified accountant. It means they can practice and they can sign and authenticate the document. और देखें उस पे जब आप एक ऑडिट रिपोर्ट की हम बात करते हैं it's a legal document that can be presented in any courts or Supreme Court even और किसी tribunal and other courts में. तो वहां पे फिर वो जो स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं जो कि आईफैक बॉडी करती है तो पूरी दुनिया में उसके मुताबिक ही ऑडिट रिपोर्ट आपको मिलती है. आज जो ऑडिट रिपोर्ट पाकिस्तान में बन रही है वही अमेरिका में एक्सेप्टेबल है, वही जो है यूके में एक्सेप्टेबल है. वो क्योंकि एक स्टैंडर्ड के एसेट्स कहाँ पे लिखने हैं, फिक्स एसेट्स कहाँ लिखने हैं, करंट एसेट किधर लिखने हैं, लायबिलिटी किधर लिखनी है और बाकी जो डॉक्यूमेंट उसका एडवांटेज क्या हो रहा है. दैट इज इजी फॉर द रीडिंग पर्पसेस एंड टेकिंग डिसीजन फॉर द स्टेक होल्डर्स कि वो अगर पढ़ते हैं तो उन्हें पता होता है कि ये नहीं ऐसा कि फिलिप्स या किसी बैंक ने ऑडिट रिपोर्ट बनाई है तो वो उसके अगर ब्रांचेस ग्लोबली हैं तो उसको ये नहीं करना पड़ेगा कि हर एक की रिपोर्ट अलग अलग बन के आ जाए मुल्कों से. बिल्कुल वो ठीक है. एक ही बनेगी
तो फिर प्रेजेंटेबल है एंड इजी टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल, आई थिंक वन वे टू लुक एट द सिचुएशन इज के because we have these trained professionals, we are actually able to link ourselves to the highest international standards. So, agar chartered accountants and cost and management accountants international financial standards के बारे में पढ़ भी रहे हैं, उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो इवन इन अ कंट्री विच इज़ relatively smaller economy, at least we are able to get those global certifications. Or engineering में, for instance, a very surprising fact for me was that Pakistan के जो since Pakistan has entered the Washington Accord on engineering education, Pakistani engineers are now recognized in some of the largest economies of the world. So Pakistani engineer is immediately qualified for enrollment in the US, in China, and many other countries. तो इसके कुछ benefits भी हो सकते हैं. सर, वॉशिंगटन अकॉर्ड एक डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ लें, हमारा डॉक्टर जो है यहाँ से जो है वो FRCP है जो पाकिस्तान फेलो, वो तो नहीं अमेरिका में प्रैक्टिस कर सकता है जी? हाँ, वो अमेरिका में तो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। चलें डॉक्टर को बताएं। नहीं, नॉट ओनली टेस्ट पास करना होगा, ही आल्सो हैज टू डू द इंटर्नशिप। FCPS जो है वो अमेरिका में प्रैक्टिस नहीं, USMLE पास भी कर ले तो ही हैज टू डू द इंटर्नशिप। इनको रेगुलेशंस को देखते हैं और रीडिफाइन करते हैं कि विद टाइम अगर इसमें कोई चेंजेस की जरूरत है, मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, तो उसको रिविजिट और रिव्यू करते हैं। तो लाइकवाइज दे विजिटेड पाकिस्तान, हमारी एक पूरी एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी थी फॉर द होल ईयर, एंड दे हैव विजिटेड अबाउट 2 to 3 months अगो। और अभी हमारा जो उनके साथ इन सिंपल वर्ड जो MOU है वो रिन्यू हो जाएगा। तो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि लाइक जिस तरह पहले डॉक्टर्स जाते थे और वो वहाँ पे अपना एग्जाम देते थे, उसके बाद जो भी उनकी कोडल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करके दे वर एबल टू प्रैक्टिस टू वर्क इन देयर। अदरवाइज हमारी कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो कि यहाँ से अगर PMDC उसको रिकग्नाइज कर दे किसी भी डॉक्टर को, तो वो कहीं और जाके उसकी बेस पे प्रैक्टिस कर सकता है। Some of these professions, जैसे lawyers का भी similar ही है कि it's a very every country has its is very picky about having its own. लेकिन there are some parts of the sort of the जो transferable हैं, so you get a lot less time. You can get, if you're a lawyer in Pakistan, you can become a lawyer in the US in less time. But it's difficult. If you're a doctor in Pakistan, you can become a doctor in other countries with less effort. उससे एक प्रिविलेज डेफिनेटली मिलता है। लेकिन इंजीनियरिंग में इंटरेस्टिंगली वॉशिंगटन अकॉर्ड इज दिस इंटरनेशनल ट्रीटी जिसके तहत दे हैव इंजीनियर्स कहीं लाइसेंस बॉडी नहीं है। अमेरिका में इंजीनियर्स नॉट लाइसेंस्ड, और ये इवन अकाउंटेंट्स, इंजीनियर में अकाउंटेंट्स आर नॉट लाइसेंस्ड इन अमेरिका। आप CPA की डिग्री कर ले, यू आर डन, एक बैचलर्स डिग्री है खत्म, उसके बाद यूर अकाउंटेंट। क्यों जी, मैं रॉन्ग? ये जो अमेरिका में CPA इज नॉट अ लाइसेंस्ड बॉडी। CPA इटसेल्फ जो उन्होंने अपनी एक रेगुलेशन बनाई है उसमें वो, बट इट्स नॉट अ लाइसेंस्ड बॉडी, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट, इट्स नॉट बाय लॉ। CPA जो है, एनीबॉडी हु हैज अ डिग्री इन अकाउंटिंग बिकम्स अ CPA। उन्होंने पैरामीटर्स जो अपना लॉ बनाया ना उसमें तो रखा हुआ है कि ही विल बी, व्हेन ही विल बी क्वालिफाइड ही कैन साइन। मैं जो बात कर रहा था कि वो ये नहीं है कि उसकी पार्शियल क्वालिफिकेशन है या वो नॉर्मल एक अकाउंटेंट है, ही कैन नॉट साइन। तो उनका भी हम लाइसेंस जैसे हमारा है उस तरह शायद ना हो, लेकिन उनका अपना जो रेगुलेशन के मुताबिक उनको बार है उसके मुताबिक वो चलेंगे। क्योंकि हम जब MRA करते हैं उनके साथ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट हमारे वर्ल्ड लेवल पे हो रहे हैं, हमने आयरलैंड के साथ किया था। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, उसमें हमें एग्जेम्पशंस होती हैं, और उसमें सपोज हमारे अगर 18 सब्जेक्ट्स हैं और उनके अगर 12 सब्जेक्ट्स हैं, तो हम 2 to 3 पेपर देकर हमारा जो ग्रेजुएट है वो उनका मेंबर बन जाता है, और एंड ही कैन प्रैक्टिस इन दैट एरिया आल्सो। तो इस तरह हमारा सीमा, ICAW, UK, आयरलैंड, इनके साथ जो हमारे साइन हुए हैं MRAs, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट और पाथवेज, उसमें ऐसे ही है 2 to 3 एग्जाम दे के
We can be the member of that body. They can be the reciprocal arrangement with the member of Pakistan body. इस तरीके दैट्स से अ वेरी यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये फार्मेसी काउंसिल से जो हमारे दोस्त आए हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि फार्मासिस्ट का ऐसा है कि पाकिस्तानी फार्मासिस्ट दुनिया में कहीं और प्रैक्टिस करना चाहे फार्मेसी, वहाँ पर भी एंट्रेंस एग्जाम है। अमेरिका में नेप्लेक्स और ये मिली, और बाहर बाहर जो गल्फ कंट्रीज हैं या यूके है, वहाँ पे वो थ्रू दैट एंट्री एग्जाम उन्हें जाना होता है। एंड उसके लिए भी यहाँ पे कौंसल के साथ उनकी रजिस्ट्रेशन और 2 years एक्सपीरियंस या बाद मुल्कों में 3 years एक्सपीरियंस, वो जब यहाँ करके और वो सब कुछ वेरीफाई करके वहाँ उन्हें उस एग्जामिनेशन में अपेयर होने, उसके बाद दे आर एंटाइटल्ड टू डू प्रैक्टिस देयर इन दोस कंट्रीज। so a Pakistani pharmacist has to spend 5 years doing pharmacy in Pakistan, Yes, it's a 5 years डिग्री और प्रोग्राम। उसके बाद फिर वो बाहर जब अगर जाना चाहे तो उसको 2-3 साल लग जाते हैं। हर कंट्री की डिफरेंट कंडीशन है फार्मासिस्ट के लिए। जिस तरह गल्फ कंट्रीज में 2 years एक्सपीरियंस इन दैट योर ओरिजिनल कंट्री ऑफ ओरिजिन। अच्छा, तो 5 साल की हाँ। डिग्री पाकिस्तान में की हुई, 2 साल एक्सपीरियंस हासिल किया हो। जी, देन यू हैव टू अपीयर इन देयर एग्जाम। जिस तरह एमओएच है फॉर गल्फ कंट्रीज, या इसे नेप्लेक्स है फॉर अमेरिका और यूके के लिए, इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम उनके हैं, उनमें वो अपीयर होके और क्लियर करके फिर वो दे आर एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस देयर। तो क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान में रजिस्टर हुआ और वहाँ पे दे आर एंटाइटल्ड टू डू प्रैक्टिस। बट इट्स द पाथवे इज शॉर्टर, राइट? Maybe. अगर आपने ना की हो फार्मेसी तो फिर तो आपको वहां जाके पूरा एक, वहां पे अगर कोई बंदा यूएई में बैठ के फार्मेसी पढ़ना चाहे तो उसको कितने साल लगेंगे फार्मासिस्ट बनना चाहे? फार्मेसी मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट ऑल ओवर द ग्लोब 5 years की डिग्री प्रोग्राम है। मे बी देयर मे बी एक्सेप्शन, कहीं पर 4 years हो, लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तान में भी इस वजह से 2005 तक ये 4 year की डिग्री प्रोग्राम था। फिर इसको अपग्रेड इसलिए किया कि हमारे जो फार्मासिस्ट बाहर जा रहे थे तो उनको वहाँ पे इक्विवेलेंसी का इशू आ रहा था, तो यहाँ पे भी पाकिस्तान ने उसको 5 years डिग्री प्रोग्राम में अपग्रेड किया और ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 5 years का बन गया। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक वन ऑफ द एम्स इन दिस मीटिंग इज कि हम कोई वर्किंग ग्रुप सा बना लें so that we गिलानी can साहब, take एक this. क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पे। You have analyzed 13 professions. Some of them are self-regulated, some are them government regulated. So which model of regulation is ideal according to your analysis? Is it self-regulated model or public regulated or some quasi-regulated model? So all the professions that I have studied, they are essentially self-regulated. इसीलिए ये डेफिनेशन ही है, यानी एक तरह से कि इन्हीं कवानीन के अंदर लिखा हुआ है कि इसका रेगुलेटर कौन है। बट वेदर दी, सो आई थिंक सेल्फ रेगुलेटेड की 2 मिसालें कंपोनेंट्स होगी। एक ये कि उसी यू आर जज्ड बाय योर पीयर इन द प्रोफेशन, एंड दूसरा ये कि वो इलेक्टेड है या अनइलेक्टेड है। सर, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट है और मतलब ऑलमोस्ट अकाउंटिंग के जो जितने भी हैं, वी आर इन आर काउंसिल, जो नेशनल काउंसिल होती है उसमें 8 इलेक्टेड पीपल होते हैं अमंग्स 8,000। जैसे अभी हमारा इलेक्शन लास्ट मंथ हुआ था, अमंग्स 8,000 वी आर इलेक्टेड 8 पीपल, एंड देन 4 आर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, जो कि अभी कैबिनेट से अप्रूव हो रहे हैं, जो एक SECP से कमिश्नर हैं, एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, और उसके साथ एक AGPR से और एक डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक। ये अब नई जब कैबिनेट बनेगी, हमारी असम्बली गई हुई है, तो वो वहां से अप्रूव होगी और वहां से 4 लोग आएंगे। दे विल लुक आफ्टर द पब्लिक इंटरेस्ट। तो मैं इसमें ये कहूंगा कि सेल्फ रेगुलेटरी हम जरूर हैं, लेकिन उसमें जो 4 लोग हैं वो पब्लिक का इंटरेस्ट को वॉच कर रहे होते हैं। अगर हम कोई भी ऐसा स्टेप लेते हैं कि जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व है, तो उसमें वो हमें वो बाहर लगाते हैं। एंड वी आर अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, और सिमिलरली ICAP इज आल्सो अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो वहां पे भी इसी तरह ही उनका भी कैबिनेट से अप्रूव होता है। 5 सीटें हैं, हमारी 4 सीटें हैं, तो वो लोग आएंगे तो उसमें से फिर ऑफिस बेरर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर। सर, आज असल में नशिस्त का एक मकसद भी यही था कि तो देखिए, मैंने तो किताब, मैं समझता हूँ ये बेहतर मॉडल है कि जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट को वॉच होना चाहिए, ना कि टोटली अगर सेल्फ रेगुलेटेड है ना, दे कैन डू डिसीजन देयर सेल्फ, नोबडी विल वॉच दैट। I want to, It's my opinion. I think this is a debate which we need to have, and इसलिए उनको वो regulate नहीं होना। मैंने अपनी स्टडी में I have kept it a more sort of a descriptive rather than a prescriptive one. So अहमद साहब, आपका जो सवाल है, मैं इसको जवाब देने की I am not yet in a position to answer. My research has just started. So
phase 1 was a descriptive one. So इसमें से अच्छा कौन सा है, इस पर मैं अभी आई एम नॉट क्वालिफाइड टू ओपिनियन, बट इस वक्त है क्या, देखें ये भी तो एक सवाल है ना। वी अस्यूम कि जी सबको पता है कि क्या है, जैसे इन्होंने अभी मुझे बताया, सच्ची बात ये है कि मैंने जिस वक्त स्टडी किया था आई रिमेंबर कि ये 8:4 का रेशो था, बट राइट नाउ आई डोंट रिमेंबर इट ऑफ द कफ, बिकॉज दिस इज अ कॉन्वर्सेशन जो हमारे मुल्क में होती नहीं है। आप बताएं जी डॉक्टर्स में क्या सिस्टम है इसमें, हमारी तो रेगुलेशन का? बेसिकली काउंसिल होती है जो हमारा, आपको पता है कि एक्ट के अंडर जो हमारा बनता है, तो उसमें हमारी जो सबसे सुप्रीम पावर्स होती है वो काउंसिल के पास होती है। काउंसिल में जैसे सर ने कहा, हमारे भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, जैसे सर्जन जनरल पाक आर्मी हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर है। वो भी तो सेक्रेटरी डॉक्टर ही हेल्थ, है ना? जी वो भी तो डॉक्टर ही है। जी डॉक्टर ही है। इसके बाद सेक्रेटरी हेल्थ, इसके बाद चारों प्रोविंशियल सेक्रेटरी हेल्थ। Secretary Health? जी Why? वो हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर, Why? वो काउंसिल। That's a very strange thing. ऑफ द रिकॉर्ड बताएं कि Secretary हाउ डू Health यू तो फील? एमए अंग्रेजी करके कल Secretary Agriculture होता है, परसों Secretary Finance होता है, ये क्या वो है? एक्स ऑफिशियो मेंबर है बाय वर्च्यू ऑफ तो एक्ट। why do you have that in your act? सर इट इज बाय वर्च्यू ऑफ एक्ट। तो एक्ट किसने बनाया? एक्ट आप लोगों ने बनवाया कि नहीं, नहीं? इंसान ने हमने बनाया। कहाँ बनाया, एक तो पार्लियामेंट बनाता है। पार्लियामेंट कैसे बनाता है यार? पार्लियामेंट को जो दिया जाता है तो उनका वो तो पार्लियामेंट तो पढ़ता ही सर कुछ नहीं एक्ट है। तो एनीवेज 1962 में बना नहीं, है। तो आप लोग ही बनवाते हैं ना। मेरा ये सिंपल प्रॉब्लम है मुझे। इस पे सोचना चाहिए कि उनकी उन 4 सरकारी मुलाजमों के अलावा अवाम उन्नास के जो मफादात हैं उनका दिफा करने के लिए कोई और भी तो हो सकता है। 7 to 8 अदर, ये 4 तो एक्स ऑफिशियो मेंबर है, प्लस 6 टोटल एक्स ऑफिशियो मेंबर है। इसके अलावा 6 जो है वो फ्रॉम डिफरेंट, वो सिलेक्शन उनकी होती है और बाकायदा वो एडवर्टाइजमेंट होती है, क्राइटेरिया। उसमें हमारी जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से होती है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से होती है, पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से होती है, फिलंथ्रोपिस्ट होते हैं और सिविल सोसाइटी मेंबर, इस तरह से तकरीबन 6 मेंबर्स हैं। डीजी हेल्थ भी होते हैं उसमें एक। So तो- they are all nominated by the Prime Minister of Pakistan, जी बिल्कुल, काउंसिल इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। which is very different. It wasn't always like this, right? जी Doctors also used to once upon a time elect their own representatives. हाँ, प्रीवियसली इट यूज टू हैपन कि जिस तरह सर ने कहा कि इलेक्शन होता है, तो देयर वाज अ टाइम कि इलेक्शन भी होता था, बट नाउ इट्स नो मोर देयर। तो ये आप ये कह रहे हैं कि जमहूरियत पहले होती थी, अब नहीं है? और ये मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा, मैं आपके दोनों प्रोफेशन चीजों के की मेरे बात ख्याल कर से रहा हूं। प्रोज एंड कॉन्स तो है, दोनों चीजों के प्रोज एंड ये ना हो कि मेरा लिंक ही डाउन हो जाए। वेरी लकीली हम पाकिस्तानी है ना, बड़े फ्लेक्सिबल है, तो हम हर किस्म के हालात में एडजस्ट कर जाते हैं। तो आपने इसको भी जमहूरी बना लिया ना कि नॉमिनेट हो रहे हैं। इसमें जी मैं छोटी सी बात कह दूं, मुझे एक बात बताइए प्लीज। अशफाक तोला साहब रोज बैठ के भाषण देते हैं टीवी पे ऑन इकोनॉमिक्स, हम तो नहीं बोल सकते काउंटिंग पे। ये बताएं ये कैसे है? पब्लिक इंटरेस्ट में है। लॉयर साहब आके, सलमान राजा रोज आके इकोनॉमिक्स में भाषण देता है मुझे, तो मुझे समझ तो है ना कि ये क्या हो रहा है यहाँ। तो मतलब सर आप अपना एक्ट बनाए। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। एग्जैक्टली क्रिमिनलाइज कर दें। एग्जैक्टली हमें एक्ट बना के इकोनॉमिक्स की मोनोपोली बना लेनी चाहिए। तो क्या ये हो रहा है इस चीज में जो आप कहते हैं बार बार कंज्यूमर वेलफेयर? मेरा वेलफेयर कहाँ से प्रोटेक्ट हो रहा है प्लीज बता दीजिए। ये जो सारे बैठे इनका वेलफेयर, एक मैल प्रैक्टिस का केस आज तक डॉक्टर के खिलाफ नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ, आईजी पंजाब की बीवी मेरी बहन थी, मैं जानता हूं। शी डाइड बिकॉज ऑफ मेडिकल मैल प्रैक्टिस। एक लॉयर बोलने को तैयार नहीं था। लाहौर में फेमस केस है, बच्चा जो डॉक्टर ने गिरा दिया, एक लॉयर नहीं प्रैक्टिस उसके खिलाफ एविडेंस देने को तैयार था। अमेरिका में एटलीस्ट देयर आर डॉक्टर्स हु आर विलिंग टू गिव एविडेंस। वेयर आर द फोरेंसिक अकाउंटेंट्स हु आर गोइंग टू हेल्प मी सू एन अकाउंटेंट हु हैज, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट जो है, हमें पता है इंटरनेशनली, तो पता है यहाँ भी पता है, इंटरनेशनली तो बड़ा क्लियर हो गया ना। अकाउंटिंग फर्म्स वर इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉड ऑफ एनरॉन as well as in the fraud of 2008। तो अकाउंटिंग फर्म की तो बड़ी, अमेरिका में तो बड़ी तड़ी बेइज्जती हो चुकी है। यहाँ क्या हो रहा है? डिबेट को सर इसी तरफ लेके आते हैं। तो फिर तो यहाँ कभी हुआ है हिस्ट्री में? यहाँ हिस्ट्री में कभी हुआ है? अच्छा सर इस पे मैं इस पे मैं अब इसमें क्वेश्चन आई थिंक सो वी हमारे 8 + 4 13 ये गलती ये मैं सोच रहा हूँ कि 30 है नर्सिंग उसमें। बाकी चीजों के तो मैं कोई ना कोई वी आर अकाउंटेंट, तो हम वो पहले ही सर मैं इसकी
बाकी चीजों की तो हम कोई ना कोई जवाब घाट सकते हैं, लेकिन इसका 8+4 को 13 मैं नहीं बना सकता। इसके लिए उसके लिए मैं परेशान हो गया हूं, मेरा एक और मेंबर कौन सा आ गया मैंने सर तो ये क्या उस तरह की बहस है जो 2-3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मैं पेश हुआ, तो वहां भी यही सवाल था कि 8+4 13 नहीं हो सकता। तो आई आई कंसीड ये कुछ वो नर्सिंग वाला भी दिस इज आवर फर्स्ट ड्राफ्ट, और इसमें से इंशाल्लाह काफी चीजें हम आपसे सीख के सही करेंगे। प्लीज सर। बिल्कुल लाइसेंस है, बिल्कुल ICMS, उसमें CMS भी लाइसेंस बिल्कुल ICMS ठीक है ना। वो एक मिसिंग मैंने थोड़ा अब सा इसको इसमें इसमें देखा है। बिल्कुल अच्छा, एक हमारे मेंबर्स की तादाद जो है कोई, आपने इसमें शायद 13 डाटा 13 डाटा अवेलेबल नहीं होगा शायद आपके बिल्कुल पास। बिल्कुल। वो जो है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के आपने 8889 लिखे हुए हैं ऑन पेज नंबर 27 पे। आपके मेंबर्स की कितनी तादाद है? हमारी भी अराउंड 8000 8,000 8000। वंडरफुल जी। तो और वो एक जरा थोड़ी सी मैंने कहा इसमें नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल। देखें ये पेज नंबर हम आपसे 27। ये सीखेंगे ये सारी चीजें। और एक जो चेंजेस मैं देख रहा था इसमें, थोड़ी सी आपके लिए इसकी रिपोर्ट इम्प्रूव हो जाए थोड़ा। बिल्कुल जी, ये नाम जो नेक्स्ट है वर्जन में हम जैसे 6 पे है, पेज नंबर 3 पे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो बिल्कुल तो एक है ही एक हमारा। फिर टाइपोग्राफिकल हाँ वो एरर। टाइप नंबर ये फिर पेज नंबर 4 पे भी इसी तरह से हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड नहीं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है आएगा। ठीक है, तो ये दो बिल्कुल तीन जो मैंने आपके लिए हैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दिए। ठीक आई एम वेरी ग्रेटफुल, और है। आपसे मजीद फीडबैक भी लेंगे। Thank you. सो आई वांटेड टू गेट बैक टू द स्टडी, एंड आई थिंक दिस डिस्कशन इज वे मोर इंटरेस्टिंग टुडे, क्योंकि आज हमारे पास मुख्तलिफ नुमाइंदे मौजूद हैं। So I did a bit of a comparison, and ये I think it's interesting कि जो percentage of elected members of the profession है वो वेरी करता है। उसमें हाईएस्ट जो है वो लॉयर्स हैं, जिनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है बार काउंसिल, वो 100% स्टाफ्ड बाय लॉयर्स हैं। और उनमें से भी यानी द बार काउंसिल कंप्राइजेज इंटायरली ऑफ लॉयर्स, देयर आर नो नॉन लॉयर्स देयर। और उनमें भी दे आर ऑल इलेक्टेड लॉयर्स अदर देन वन एडवोकेट जनरल इन द प्रोविंशियल बार काउंसिल एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इन द फेडरल बार काउंसिल, द पाकिस्तान बार काउंसिल। तो वो एक नॉन इलेक्टेड होता है, बाकी सब इलेक्टेड होते हैं। इंजीनियरिंग काउंसिल में भी एक मैसिव मेजॉरिटी है ऑफ इलेक्टेड पीपल। सो 63%, 66 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 42 इलेक्टेड हैं। ये जो 66 जो ये बॉडी, वो तो 2.5-3 लाख हैं। मैं इसलिए वो बढ़ते हैं जी जी जो ओवरऑल बॉडी है उसके मेंबर बहुत ज्यादा होंगे। जी, लेकिन उसमें मुंतखब और गैर मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उनकी जो तनासुब है वो मैं देख रहा हूँ कि जैसे आपके यहाँ तो यानी साहब एक और क्वेश्चन 8 है यहाँ पे। मुंतखब हैं और 4 जो हैं वो, ये जो और वो आपकी 4 बाकी जो हैं वो तो आपके ICMA के मेंबर भी नहीं है। जरूरी नहीं लेकिन लॉयर्स में तो वो बार काउंसिल में एवरीबडी हैज टू बी अ लॉयर है। तो तो वो तो गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड है। आपके तो हाँ, सो दे आर नॉट एक्चुअली ICMAs, जरूरी नहीं they sit on the board of ICMA but they are not ICMAs themselves, so it's a अच्छा, different model. गिलानी साहब एक क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होता है, ये जो एग्जेक्टिव बॉडी है, आर दे द जस्ट इम्प्लीमेंटर, आर दे हैव द Legislative legislative power too? they have very important point, sir. So I'll move to that immediately after this point. कि they do have legislative power, और वो जो legislations बनाते हैं वो बड़ी अहम legislations हैं जिसको कोई स्टडी नहीं करता। उस पर मैं आता हूँ। मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर्स होते थे 2, लेकिन हाँ, सो दिस नीड टू बी चेंज। पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं वो इस बात पे मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उनके यहाँ जमहूरियत जो है वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इट हैज़ बीन, इट्स द ओनली प्रोफेशन नाउ, एंड यू नो आई ग्रू अप इन अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, एंड वी ऑल आई थिंक ग्रू अप एडमायरिंग डॉक्टर्स के। ये बड़े लायक बच्चे सारे डॉक्टर बनते हैं। बट आई एम एट अ लॉस टू एक्सप्लेन कि ये कैसे हुआ कि डॉक्टर्स की रेगुलेटरी बॉडी में अब डॉक्टर्स का मुंतखब नुमाइंदा कोई भी नहीं है। नहीं, But कैसे हुआ? Like, but that also give us a very interesting case. चलो एक आधा तो डाल देते हैं। नहीं, देखिए हमारे डॉक्टर पास है। दो बड़े अच्छे केस बन गए ना। एक तो आपका ये मेडिकल काउंसिल हो गया, दूसरा लॉयर्स हो गए। दो दो exact एक्सट्रीम्स opposite आ गई। वी कैन extremes हैं। कंपेयर देयर परफॉर्मेंस के। आप जो मैं कहते क्वेश्चन हैं आपसे कर रहा था
सेल्फ रेगुलेशन डॉक्टर्स की जो हमारी काउंसिल है पीएमडीसी की, तो उसमें डॉक्टर्स हैं काउंसिल के मेंबर्स में। But they're not like a doctor never gets to vote for another doctor, right? नहीं, वोट इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन के प्रोसेस इट वाज 10 years बैक। मैंने आपको कहा कि वो 10 साल पहले खत्म हो चुका है। से ये जो आपने इलेक्टेड मेंबर्स लिखे, दे आर नो मोर इलेक्टेड, यू जी। कैन रेदर चेंज इट विद बिल्कुल, मैं एक्स इसको ऑफिशियो correct मेंबर्स। करूंगा। हाँ, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इंटरेस्टिंग। नर्सिंग काउंसिल में जी तेरा 30 मेंबर्स, 18 इलेक्टेड हैं उसमें से। फार्मेसी काउंसिल का मुझे बताएं जी। फार्मेसी काउंसिल वाज आल्सो आई थिंक द इंटरेस्टिंगली ये कभी इनमें इलेक्शन थे ही नहीं। फिफ्टीन और टोटल मेंबर्स, उनमें से एक जो है सर वो थ्रू इलेक्शन आता है। जी। वन ऑफ द मेंबर जो है वो इलेक्टेड होता है डायरेक्टली। एक हाँ, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता जो, लेकिन वो एसोसिएशन का नाम ही नहीं होता है, क्योंकि एसोसिएशन तो डेफिनेटली थ्रू इलेक्शन आती है। जो फार्मासिस्ट एसोसिएशन है उनमें इलेक्शंस होते हैं, पीपीआई जिसको हम कहते हैं। और एसोसिएशन का नुमाइंदा एक ऊपर आता है। उसका फिर एक नुमाइंदा जो है वो फेडरल में आता है और एक हमारे प्रोविंशियल में आता है। और हमारा फिर ये है सर स्ट्रक्चर कि हम सेंट्रल में भी है और हमारे प्रोविंशियल काउंसिल्स भी है। से प्रोविंस में सेक्रेटरी हेल्थ प्रेसिडेंट होता है, फेडरल में डीजी हेल्थ और एनी अदर ऑफिसर अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपॉइंट कर सकती है। अब इनकी मेंबरशिप में थोड़ी जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई, इनकी मेंबरशिप को हमने जो है या गवर्नमेंट ने या सेनेट ने जो है वो चेंज की है। बिल्कुल। प्रोविंस और सेंटर दोनों में सर एक एक मेंबर इलेक्टेड बॉडी का आता है सर। सो नाउ आई वुड लाइक जी जी सर प्लीज। हमारी जो वोटिंग का प्रोसीजर है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड है। हमारा मेंबर जहाँ भी बैठा है, अमेरिका बैठा है, कनाडा बैठा है, ऑनलाइन, और वो वहीं मोबाइल पे बैठ के, लैपटॉप पे बैठ के वो कर देता है। 1200 मेंबर हमारा इस वक्त ऑलमोस्ट आउटसाइड कंट्री है, जिसमें सबसे, और हमारी 5 इलेक्टेड ब्रांचेज हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, सऊदीया एंड यूएई। सबसे बड़ी ब्रांच हमारी यूएई में। तो उस वहां पे अभी हमारा एक ओवरसीज मेंबर इलेक्ट हुआ है वहां बैठ के। Fascinating. जी। और बाकी हमारे यहाँ पे जो हैं वो 8 लोग, कैंपस में आना पड़ता है कंप्यूटराइज ही, बट कैंपस में इस दफा जो मैंने कैबिनेट से अप्रूव करवाया है, ऐसे जब मैं पिछले टर्नओवर में प्रेसिडेंट था, करंट प्रेसिडेंट, तो उसमें मैंने अब लोकल को भी ऑनलाइन कर दिया। अब हमारा मेंबर कैंपस पे भी नहीं आएगा। 8000 मेंबर कैन सिट एनीवेयर एंड ही कैन कास्ट द वोट। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जी, वो करा दी। इसमें सर मुहतात रहिएगा, क्योंकि पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स के इलेक्शंस जो थे उसमें बहुत बड़ी रिगिंग हो गई थी। वो 1 साल से केस चल रहा है उनका। लेकिन हमारी कोशिश होती है, हमारा ऑडिटर वहीं बैठा होता है। So somebody hacked into the online system, जो जिस कंपनी को उन्होंने आउटसोर्स किया इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग का सिस्टम, उसमें हैकिंग होगी। तो अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, हमारा तो पिछले काफी अरसे से चल रहा है और हमें बड़ी खुशी है, और हम आपको आई होप कि ये कोई बदशगुनी का बायस ना बने। But this is wonderful that there are Pakistani professionals sitting all over the world and they can relate to this institution. PIDE में भी ऐसे ही है, 10,000 architects and town planners all over the world. और हमारी ये सिर्फ यहाँ increasingly global economy में पाकिस्तानी professionals की एक market है. So the chances are कि in a few years 50% of all of these people will be sitting outside if they are any good. And you have to make sure कि वो enfranchise रहें, आपके साथ connected रहें किसी तरीके। जी, ये देखिए, ये सिर्फ हमारा नहीं, अमेरिका में भी जो बॉडी है ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स, उनका भी ऑनलाइन है। इसी तरीके से सीमा का हमारे 2-3 बॉडीज, यूके की है वो, एक अमेरिका की, एक पाकिस्तान की है। वी आर ऑनलाइन, हमारे एग्जाम भी ऑनलाइन, पेपरलेस। डॉक्टर साहब, आपके तो माशाल्लाह इलेक्शंस की आपने वो, अब आपको तकलीफ ही नहीं करनी पड़ती, तो ये इन जंजालों में क्यों पड़े? हैसल फ्री है। हम हैसल फ्री है। आपको एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, आपको हुकूमत पाकिस्तान पर इतना एतबार है कि वो बेहतरीन अफराद कुव्वत आपको मुहैया करेंगे। We have no other option. They will provide you the best people. Being an economist, if I look at both models, तो मुझे फिर डेमोक्रेसी से जो ये वाले मॉडल है ये ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों ने जो बदमाशी मचाई हुई है उनसे तो ये अच्छे हैं ना। नहीं, ये सर आप बड़ा वन साइडेड सिंपलिस्टिक पर्सपेक्टिव ले रहे हैं। यू आर गोइंग बाय अ सिंपलिस्टिक। ओवरऑल इस मुल्क को लीडरशिप भी तो किसी ने प्रोवाइड करनी है ना। ये शहजाद साहब आज तकलीफ करके यहाँ तशरीफ लाए बिकॉज ही वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू दिस डिस्कोर्स एंड नॉलेज।
perhaps our brothers and sisters in the medical profession, they have lost that spirit. They have completely immersed themselves in this thing कि जी मेरा काम है सुबह मैं नौकरी पे जाऊं शाम में आऊं. ये भी एक साइड ऑफ द पिक्चर है. And मे बी यू नो देयर आर बेनिफिट देयर आर डिसएडवांटेजेस टू दैट टू. सो मैंने डॉक्टर साहब से इमीडिएटली कुछ थोड़ा बहुत तो रखें यार. मैंने डॉक्टर साहब से यही अभी बात की. मैंने कहा देखें इलेक्शन में अब हमें क्या है, जब पिछली दफा मैंने विन किया तो आई हैव टू परफॉर्म. अगर मैं नहीं परफॉर्म करता तो अगली दफा मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता. मेंबर हमारा क्वालिफाइड है ना, वो तो देखेगा. इतना तो हमें 3 साल मेंबर्स को भी खुद भी ऑनरी पोजीशन थी बट सो मच बिजी और एंगेज रहे हैं. और उसमें फिर इस दफा हमने कंप्लीट मतलब 8 से 7 सीटें हमने जीती हैं. और वो सिर्फ इसी वजह के बैक एंड पे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो इलेक्शंस होते हैं दे आर लाइक अ मेजर फोर्स पूरे मुल्क में होते हैं. सो इन दोनों आर्गुमेंट्स को आज तो हम किसी डॉक्टर साहब कुछ बताना चाह रहे हैं. जी मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था. सर का थोड़ी देर पहले एक क्वेरी थी कि जो डॉक्टर्स की मेडिकल नेग्लिजेंस या मिसकंडक्ट होती है तो दे आर नॉट पीनलाइज्ड फॉर दैट. इस पे मैं थोड़ा सा रेगुलेटरी उस पे आ जाए. बिल्कुल जी थोड़ा सा डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म मैकेनिज्म्स. हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है जो कि बड़ा रिगुलसली इस चीज को फॉलो करती है. हमारे पास डेली तकरीबन 10 से 15 फ्रेश कंप्लेंट्स आती है जो कि मेडिकल नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट की होती है. मैं अगर पिछले रफली आपको पिछले 2-3 साल के फिगर्स बताऊं तो तकरीबन 30 to 40 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिसके लाइसेंसेस हमने लाइफ टाइम कैंसिल किए हुए. लेट मी राइट दिस. जी जी प्लीज. लेकिन ये रफ फिगर्स हैं, हम आपको एक्यूरेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं. 30 to 40 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके लाइसेंसेस लाइफ टाइम कैंसिल हो चुके हैं बिकॉज ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस. किस पीरियड का बता रहे हैं? ये पिछले 2-3 साल का फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड मिसकंडक्ट. तकरीबन 50 to 70 ऐसे डॉक्टर्स होंगे जिनके लाइसेंसेस 5 to 10 ईयर्स के लिए कैंसिल हुए. और मोर देन 100 ऐसे डॉक्टर्स होंगे जिनके लाइसेंसेस मोर देन 3 ईयर्स. मे बी मोर देन 200 ऐसे डॉक्टर्स होंगे जिनके लाइसेंसेस मोर देन 1 ईयर. इन एडिशन हम उनको पेनल्टी भी लगाते हैं कि आप फलां कोई डिग्री आपने करनी है इसके साथ इस ड्यूरेशन में, और इन एडिशन टू अदर मॉनिटरी एज वेल. तो ये लाइसेंस ये हमारा बड़ा स्ट्रिक्ट होता है इसके. देखिए ये बहुत हमें खुशी है कि आप ये बता रहे हैं कि जो रेगुलेशन हो रही है वो उसको हमें प्रोजेक्ट भी करना चाहिए. हमारे पास तो सोमोटो का भी इख्तियार है कि अगर हमें कोई मीडिया पे कोई रिफ्लेक्ट होता है कि फलां जगह इस तरह से कोई अक्सर वीडियो वायरल हो जाती है कि किसी बच्चे की डेथ हो गई या किसी इस तरह, तो हम खुद भी सोमोटो का इख्तियार है प्रेसिडेंट के पास और हम खुद भी उस पर एक्शन लेते हैं. देखिए हमारा निज़ाम इंसाफ इतना मिसाली नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो अच्छी चीजें हो रही हैं उसको प्रोजेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है. मैं पर्सनली बिकॉज अगर हम ये लोगों को ये ना बताएं ना तो हो एक बड़ा फेमस लाइन है एक मूवी की, लेकिन वो आई थिंक इट कैप्चर्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स. होपलेसनेस इज द एनिमी ऑफ जस्टिस. अगर आपको ये ना पता हो कि पीएमडीसी ने पिछले 2-3 साल में 30 से 40 डॉक्टर्स के लाइसेंसेस छीन लिए तो आप कभी आपके साथ कोई ज्यादती हो जाएगी तो आप कभी किसी वकील से रुजू भी नहीं करेंगे कि भाई इसका मैं कुछ कराऊं. यू लूज द होप. इसको आपको पब्लिसाइज करना चाहिए. हम करते हैं लेकिन कुछ हमारी लिमिटेशंस है ड्यू टू एक्ट के. हम sorry for interruption. We are running out of time. At 4 actually buses run. तो वो we can continue discussion if you want. तो वो meanwhile फिर नहीं हम अपने सेमिनार को कितने मिनट कह रहे हैं? 10 से 15 मिनट में कंक्लूड करते हैं, फिर हम अपनी एक इनफॉर्मल नशिस्त रखेंगे. देखिए प्लेंटीज तो बहुत जरूरी है. अभी जो हम बात कर रहे थे जो लॉज बनते हैं रेगुलेशन, एक्चुअली उसका पर्पज ही यही है कि एक बाउंड्री सेट करते हैं ताकि एक रेगुलेशन के जरिए काम करें, एक बाउंड्रीज पे रह के लोग काम करें. अदरवाइज ओपन एंडेड आप करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं. तो मेरा ख्याल है हर एक के रेगुलेशन में प्लेंटी तो लाजमी. जैसे हमारा ये 5th चैप्टर है तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जी अगर वो किस किस्म की कमिट करता है कोई ऑफेंस तो कितनी उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है, सस्पेंड हो सकती है. और हमने की है. पिछले साल हमने 2 years बैक एक मीटिंग के दौरान 2 मेंबर्स का झगड़ा हो गया तो हमने 3 महीने के लिए एक मेंबर की कि जिसकी वजह से था वहां पे एजीएम हो रही थी एनुअल जनरल मीटिंग, तो कहीं वो हो गया तो हमने 3 महीने उसकी सस्पेंड कर. और फिर उसने इवन केस भी किया हाई कोर्ट पे, काउंसिल पे.
कि जी इन्होंने जो भी उसका रीजन, सस्पेंड किया लेकिन हमने कहा जी हमने ये 3 महीने के एज पर लॉ है, कोर्ट ने अपहोल्ड किया आपकी। लेकिन हमने उसे ये किया ना, जिस दिन हेयरिंग थी हमने 2 दिन पहले तक की उसका पीरियड रखा था, वो खत्म कर दिया। जब वहां गए तो पहले ही उसकी सजा खत्म हो गई। तो वो तो फिर उस तरीके से, तो वो क्या कहते हैं, ये बड़ी मतलब जरूरी है। अगर ये नहीं, और ये जब मीटिंग हो रही थी ना, तो हमारे इलेक्शन में कुछ चीजें ऐसे वायरल हुई, बेनामी थी, तो उस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक जो है अभी जमील साहब, ये उस वक्त हमारे बोर्ड पे थे, डिप्टी गवर्नर। तो इन्होंने, और मैडम सुमेरा जो कॉस्ट चीफ थी, उन्होंने कहा यार आपके जो हैं उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, आप एक दफा दोबारा मेंबर्स को भेजें और कोड ऑफ कंडक्ट से हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी करें, उसमें कुछ चेंजिंग है वो काउंसिल अप्रूव करे। तो हमने उसको अप्रूव करके और लोगों को ये बताया है कि अब आप करेंगे तो यू मस्ट बी पेनलाइज्ड। ये तो मेरा ख्याल है वो बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल, देखिए ये इन तमाम कवानीन में एक डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म दिया गया है, जिसकी मैंने बेसिक सी समरी बनाई है। सो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में फॉर इंस्टेंस एक ट्राइब्यूनल ऑफ इंक्वायरी बनता है। अगर फॉर होल्डिंग इंक्वायरीज इनटू द प्रोफेशनल conduct of registered engineers and so on, the governing body may constitute a tribunal. Tribunal of inquiry shall consist of 3 members of the governing body. और उनकी स्टैंडिंग इतनी होगी। पीएमडीसी में मेडिकल ट्राइब्यूनल, आई एम नॉट श्योर कि इस वक्त भी मेडिकल ट्राइब्यूनल ही है। थोड़ा सा डिफरेंट है, वो जिन डॉक्टर्स के पास प्रोविजनल लाइसेंस होते हैं या जो नॉन डॉक्टर्स केसेस रिपोर्ट होते हैं, नॉन डॉक्टर्स जो कि डॉक्टर नहीं है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं, तो वो केसेस जाते हैं मेडिकल ट्रिब्यूनल में। और जिनके पास परमानेंट लाइसेंस होता है वो उनके केसेस डिसिप्लिनरी कमेटी में जाते हैं, पीएमडीसी। सो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म एक मौजूद है विच इज स्टाफ्ड एंटायरली बाय डॉक्टर्स। जी, बैठते डॉक्टर ही, रेलेवेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, उसमें लॉयर भी होते हैं। लॉयर भी बैठता है। जी लॉयर भी बैठते हैं, क्योंकि जाहिर बात है एक्ट के साथ इंटरप्रिटेशन। इट्स इंटरेस्टिंग आप कह रहे हैं, क्योंकि बाकी किसी प्रोफेशन में जो डिसिप्लिनरी बॉडी में लॉयर्स नहीं बैठते, वहाँ हमारे लॉयर बैठे होते हैं और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं। इसके अलावा so public health person who's not a doctor, right? वो डॉक्टर होता है, लेकिन उसने एमपीएच किया होता है, तो हॉस्पिटल बेसिकली एमपीएच भी किया होता है। ओके, बेसिकली जो किसी भी हॉस्पिटल में कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का केस आता है या मिसकंडक्ट का केस आता है, तो उसमें हम ओवरऑल ये लाजमी देखते हैं कि ये उसके मेरिट्स को जरूर देखते हैं कि डॉक्टर को कोई ऐसा ना हो गलत सजा दे दे, इनजस्टिस हो जाए, तो उसमें जो भी रेलेवेंट स्पेशलिस्ट होते हैं वो लाजमी बैठे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑर्थोपेडिक का केस है, ओटी पे डेथ हो गई या ओटी पे की केस खराब हो गया, तो हमने कोई भी कॉम्पिटेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन बुलाया होता है और वो ड्यूरिंग द हियरिंग वो बैठा होता है। इसके अलावा जो हमारा काउंसिल होता है, लॉयर, सीनियर लॉयर, वो बैठा होता है। ठीक है। एंड आई थिंक जो हाउ इफेक्टिव दीज डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म्स आर, इसके ऊपर बकायदा another study should be done and can be done, इस जिसमें ये नंबर्स आए कि कितने मेंबर्स हैं और उसमें से कितनी प्रोसिक्यूशंस एंड कन्विक्शंस हो रही हैं, तो हमें सीधा सीधा पता लग जाए कि ये रेशो किसी प्रोफेशन में 0.1 है, किसी में 1% है। True. So all of these professions, nursing council has a body, pharmacy council, pharmacy का बताएं जी क्विकली। सर फार्मेसी में तो मेल प्रैक्टिस में क्या होता है? मेल प्रैक्टिस में हमारे तो ये है कि सिस्टम इसलिए थोड़ा डिफरेंट है कि यहाँ पे फार्मेसी में तो सिर्फ रिवोकेशन करते हैं हम, You can only revoke the license entirely. लेकिन उसकी वजह ये है कि हमारे जो बाकी लाज है, जैसा ड्रग एक्ट है, हमारा ड्रेप एक्ट है, वहाँ पे इंडस्ट्री में या कोई रिटेल में फार्मासिस्ट अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो फिर उस रिलेवेंट एक्ट की तहत ऑलरेडी उनको उनके ऊपर पेनल्टीज लगती है, जिस तरह ड्रग एक्ट में और ड्रेप एक्ट के अंदर वो ऑलरेडी पेनलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ रिवोकेशन है अगर वो वही ऑफेंसेस कमिट कर रहा है तो। So just two concluding points, two more aspects of the study. Interestingly, in almost all of these laws, there are provisions कि अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि ये प्रोफेशन और इस प्रोफेशन का रेगुलेटर सही नहीं चल रहा, तो उसको ये इख्तियार है कि वो एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना सकता है। सो इन लॉज के अंदर एक इन बिल्ट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है कि एक तो अगर एक डॉक्टर कुछ गलत कर रहा है तो वो आप डिसिप्लिनरी कमेटी में जाएंगे, लेकिन अगर पूरा पीएमडीसी ही कुछ गलत कर रहा है तो उसके ऊपर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बन सकता है। मिनिस्ट्री एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठा सकती है। And there are provisions like this which exist and they can be invoked by the government if there is a need. And finally, एक interesting distinction है, there are some of these professions जिनके साथ affiliated, अहमद साहब आपकी query थी कि what are the
delegated legislations that these people make. So ये सिर्फ executive bodies नहीं है, ये actually councils जो हैं ये they possess both executive and legislative functions. PEC ने for instance बनाए हुए consulting engineers के bylaws and construction and operation of engineering works bylaws. PMDC ने बहुत से bylaws बनाए हुए. So also interesting कि जो one of the activities which these regulators are regulating is not just the practice but also the education. तो आपने डॉक्टर बन के क्या करना है, एक तो ये है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए क्या पढ़ना है वो भी ये रेगुलेट करते हैं. एंड इस पे भी दो मॉडल्स हो सकते हैं, बल्कि आई एम वंडरिंग कि कोई ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे वो उन्होंने अभी एजुकेशन को कुछ थोड़ा ढीला छोड़ो. बट इट्स ये कोई एसेंशियल नहीं है कि वन मॉडल इज जैसे USMLE का मॉडल है. दे डोंट आस्क यू कि आपने मेडिकल स्कूल में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े हैं. दे आस्क यू कि ये हमारा 7 दिन का इम्तिहान है, आप अगर ये पास कर सकते हैं वेल एंड गुड. दे डोंट गो इनटू टेलिंग द यूनिवर्सिटीज के जी अगर आपने मेडिकल कॉलेज खोलना है तो उसमें ईयर 1 में ये कोर्स पढ़ाना है. एंड बट मैनी आई वंडर ICMA में आप डू यू रेगुलेट के जी जो ICMA की तालीम है उसमें क्या क्या कोर्स पढ़ाने हैं? जी जी बिल्कुल, हमारी प्रॉपर टेक्स्ट बुक्स मौजूद हैं, वो गाइडलाइंस है, लेकिन ओवरऑल सिलेबस फैकल्टी को भी दिया जाता है, उनको आवर्स दिए जाते हैं कि आपने 90 आवर्स में ये कंप्लीट कराना है. और हमारे हर 2 मंथ के बाद बाय मंथली एग्जाम होता है. और I वो do want to ask कि इस बारे में सोचना चाहिए कि if that's a good model because जी जी बिल्कुल उसमें alternative स्पेसिफाइड हो. alternative अब तो ये दुनिया में जैसे हम अपने मैं फील्ड की बात करूं उसमें तो ये बहुत ज्यादा रेगुलेट इन चीजों को भी किया जा रहा है कि क्योंकि हमारी भी फील्ड में कुछ सिर्फ गाइडलाइन है तो वो बड़ी वास्ट है कि जी पूरी दुनिया की अकाउंटिंग इसमें पढ़ लो, एडवांस फाइनेंशियल है तो जी पढ़ें. अब उसमें वो बुक्स 10 दे देंगे रिकमेंडेड, तो उसको हमने किया काम, क्योंकि बाहर ऐसा ही हो रहा है कि सिलेबस कंसाइज किया जा रहा है ताकि लोग उस पे स्पेसिफिक पढ़ के और इस पे डिग्री लें. डिग्री इज द डोर स्टेप है, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो तो वो आगे एक्सेल कर. So I think this brings us to the end of our conversation. I'm very grateful to everybody. We will continue our discussion, but let's end seminar here. असल स्टडी तो इसके बाद होगी. Exactly. Well, it's always pleasure to have you, Gilani Saab, here, and you are more than welcome anytime. PIDE is your home, and we are expecting you will continue this study. जो phase 2 आएगा उसमें हम कुछ और सीखेंगे. आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला. With this, I thanks all my participants, online participants, and thank you so much for joining us. Khuda Hafiz. Thank you. Thank you.